नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। रात के करीब 12 बज रहे थे और मैं इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी रात की ड्यूटी पर था। शहर के दक्षिण छोर पर स्थित पुलिस स्टेशन में आज रात मेरी शिफ्ट थी। ये स्टेशन लगभग वीरान इलाके में था, जहां बहुत कम लोग आते जाते हैं। इस इलाके में कुछ खास नहीं था, बस एक पुरानी झील और उसके पास एक मना जंजर टूटा फूटी हवेली। मेरी ड्यूटी पर अक्सर रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थी, लेकिन आज की रात कुछ अलग ही था। स्टेशन में मैं, सिर्फ मैं और एक नया आया हुआ भर्ती लड़का, जिसका नाम रवि था। रवि काफ़ी नर्वस दिख रहा था। शायद ये उसकी पहली रात की ड्यूटी थी। रात के लगभग 1 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से एक डरावनी फुसफुसाने की आवाज़ आई। हेलो, पुलिस स्टेशन? मैंने हाँ में जवाब दिया। आपको झील के पास जाना होगा, आवाज़ ने कहा। वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मैंने उस आवाज़ को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वो बार बार जोर देकर कहने लगा, तो मैंने रवि को साथ लिया और झील की ओर चल पड़ा। झील पुलिस स्टेशन से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। हम जब झील पर पहुंचे तो वहां का दृश्य बहुत ही खौफनाक था। चारों तरफ अंधेरा, घना अंधेरा, और झील का पानी बिल्कुल रुका हुआ था। हमें वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हमें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। सर, ये कैसी आवाज़ है? रवि ने डरते हुए पूछा। शायद झील में मछलियाँ हैं, मैंने कहा, लेकिन मेरा दिल भी अजीब तरीके से धड़क रहा था। हम धीरे धीरे झील की ओर आगे बढ़ते गए और अचानक हमें झील के किनारे पर एक अधूरी नाव दिखाई दी। नाव के पास हमें कुछ झिलमिलाती लाइटें नजर आई, जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने रवि को इशारा किया कि वो चुप रहे और हम दोनों ने झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा। कुछ देर के बाद उन लाइटों के पास हमें एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे झील के किनारे के पास चल रही थी और हम उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। सर, वो आदमी कौन हो सकता है? रवि ने पूछा। मैंने कहा। हम दोनों धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकले और उस आदमी की ओर बढ़े। जब हम उसके करीब पहुंचे तो हमें उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अचानक वो आदमी मुड़ा और उसकी आंखें लाल चमकने लगी, और मैं और रवि दोनों ही डर के मारे पीछे हट गए। आप कौन हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो आदमी बिना कुछ कहे हमें घूरता रहा। उसकी आंखों में ऐसी रहस्यमयी चमक थी जो हमें और भी डरा रही थी। अचानक वो आदमी झील के पानी में कूद गया और देखते ही देखते गायब हो गया। रवि ने घबरा कर कहा, सर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि इस रहस्य को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। मैंने रवि से कहा, हम अभी नहीं जा सकते। हमें पता लगाना होगा कि ये सब क्या है और क्या हो रहा है। हम झील के किनारे पे खड़े होकर उस आदमी की तलाश करने लगे। तभी हमें झील के दूसरे किनारे पर एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। हम तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब हम वहां पहुंचे तो हमें देखा कि एक पुरानी डायरी और एक टूटा हुआ लैंप पड़ा हुआ था। मैंने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था,
कि ये डायरी 1 साल पहले गुम हुई आदमी की है जिसका नाम राजेश था। राजेश ने अपनी आखिरी एंट्री में लिखा था कि वो इस झील में कुछ अजीब चीज़ें देख रहा है और उसे लगता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था। सर, ये सब कुछ बहुत डरावना है, रवि ने कहा। हाँ, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि राजेश के साथ क्या हुआ, मैंने कहा। हमें झील के आसपास और तलाश करने का फैसला किया। तभी हमें एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो झील के पास स्थित थी। हवेली बहुत ही खौफनाक दूर से लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि सालों से वहाँ कोई गया नहीं हो, जैसे वहाँ कोई सालों से आया गया नहीं है। हम सब डरे हुए थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर घुसे। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हर जगह धूल जमी थी। हमें एक सीढ़ी नजर आई जो ऊपर की ओर फर्स्ट फ्लोर पे जा रही थी। हम दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। ऊपर की मंजिल पर हमें एक कमरा दिखा जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला था, तो हम कमरे के अंदर घुस गए और देखा कि वहाँ एक पुराना लकड़ी का बिस्तर और एक टूटा हुआ आईना था। आईने में हमें अपनी परछाई नजर आ रही थी, लेकिन अचानक हमें लगा कि परछाई हिल रही है जबकि हम खड़े थे। सर, ये आईना तो बहुत अजीब है, रवि ने डरते हुए कहा। शायद ये कोई कोई अलग ही आईना था, कुछ अलग ही था, मैंने कहा। लेकिन मेरे दिल में भी डर समाया हुआ था। तभी हमने आईने के पीछे से किसी के हंसी की आवाज आई। हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरे में अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, मैंने कहा, और रवि ने जल्दी से सहमति दे दी। हम तेजी से सीढ़ी से उतरने लगे। तभी हमें लगा कि हमारे पीछे कोई है। किसी ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया है। हम और तेजी से भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम हवेली से बाहर निकले, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हमने मुड़कर देखा और पाया कि दरवाज़ों पर खून के निशान बने हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? रवि ने हाँफते हाँफते मुझसे पूछा। मैंने बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। मैंने कहा, हमने तय किया कि अब हमें सीधी पुलिस स्टेशन वापस जाकर इस घटना के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम वापस लौटने लगे, हमें झील के पास एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। इस बार वो रोशनी झील के बीच से आ रही थी, वो भी बीचों बीच से। सर, वो देखिए, रवि ने इशारा किया। हमने उस रोशनी की ओर जाने का फैसला किया। मैंने कहा। हम दोनों झील के किनारे पर पहुंचे और एक छोटी नाव में बैठकर रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जब हम झील के बीच में पहुंचे तो हमें एक अजीब सी आकृति पानी में तैरती हुई दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे हमारे नाव के पास आ गई। हम दोनों डर गए, लेकिन हमें इस रहस्य का पता लगाना था। जब वो आकृति नाव के करीब पहुंची तो हमने देखा कि वो एक कंकाल है। एक आदमी का कंकाल था जिसके ऊपर कुछ कपड़े लगे हुए थे। कंकाल के हाथ में एक चाबी थी और उसके पास एक छोटी सी पर्ची भी थी। मैंने पर्ची उठाई और पढ़ा। जो सच्चाई जानना चाहता था, उस हवेली की सबसे नीचे वाली तिजोरी खोलनी होगी। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? रवि ने पूछा। हमें वापस हवेली जाना होगा, मैंने कहा। हमें नाव को झील के किनारे पर लगाना होगा और तेजी से हवेली की ओर लौटे। इस बार हम सीधे हवेली के बेसमेंट की ओर बढ़े। बेसमेंट में बहुत अंधेरा था और हमें डर लग रहा था कि वहाँ कोई खतरा हो सकता है।
हमने चाबी से तिजोरी खोली और उसके अंदर हमें एक पुरानी तस्वीर और कुछ दस्तावेज मिले। तस्वीर में वही आदमी था जिसे हमने झील के किनारे देखा था। दस्तावेजों में लिखा था कि यह आदमी राजेश है और वह इस हवेली का असली मालिक था। उसे किसी ने धोखे से मारकर झील में फेंक दिया था। ये सुनने में बहुत भयानक था, रवि ने कहा। हाँ, और अब हमें इस सच्चाई को उजागर करना होगा, मैंने कहा। हमें उन दस्तावेजों को सबूत के रूप में रखना चाहिए और वापस पुलिस स्टेशन लौट आए। हमने पूरी घटना की रिपोर्ट बनाई और अगले दिन इस मामले की जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और हमें पता चला कि राजेश को उसके व्यापारिक साझेदार ने मारकर उसकी संपत्ति हड़प ली थी। इस खौफनाक रात के बाद हमने इस मामले को सुलझा लिया और राजेश की आत्मा को न्याय मिला। लेकिन वो रात हमें हमेशा याद रहेगी, जिसने हमें ये सिखाया कि कभी कभी सच्चाई खोजने के लिए डर का सामना करना जरूर होता है। उस रात के बाद मेरी और रवि की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। पुलिस स्टेशन में उस रात की कहानी मशहूर हो गई। हर कोई हमें बहादुरी की तारीफ कर रहा था, लेकिन हमें पता था कि उस डरावनी रात ने हमारी हिम्मत और समझ को एक नई दिशा दी थी। कुछ दिनों के बाद मैं और रवि राजेश के घर वाले से मिलने गए। जब हमने उन्हें सारी घटना बताई और राजेश की डायरी और दस्तावेज सौंपे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत दिनों से इस न्याय की उम्मीद कर रहे थे और अब उन्हें राहत मिली। इस घटना के बाद उस हवेली को सील भी कर दिया गया और झील के पास एक स्मारक बना दिया गया, ताकि लोग राजेश की कहानी और उस रात के बारे में जान सके। ये स्मारक उन सभी के लिए एक चेतावनी थी जो लालच और धोखे का सहारा लेते हैं। हमारी उस रात की बहादुरी ने हमें शहर में हीरो बना दिया था, लेकिन हमारे दिल में वो डर और सिरहन हमेशा बनी रही। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे राजेश की लाल आंखें और उसकी खौफनाक परछाई याद आ जाती थी, लेकिन मैंने सीखा कि सच्चाई की तलाश में हमें अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। रवि और मैं अब भी कई रातों को नाइट में ड्यूटी लगती है, लेकिन अब हमें पता था कि अंधेरे में छिपे रहस्य को उजागर करने की हिम्मत हमारे अंदर आ चुकी है। हमने उस डरावनी रात से बहुत कुछ सीखा और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और इस तरह राजेश की आत्मा को न्याय मिला और हमें एक और रहस्य को सुलझा लिया था। लेकिन हर रात जब भी मैं उस झील के पास से गुजरता, मुझे वो रात याद आ जाती जिसने हमारी जिंदगी बदल दी थी। हमें उस रात की याद दिलाती है कि पुलिस का काम सिर्फ कानून को लागू करना नहीं, बल्कि न्याय दिलाना और सच्चाई की खोज करना भी है, चाहे वो रास्ता कितना भी डरावना क्यों ना हो। इस तरह हमारे लिए हर रात एक नई चुनौती बन गई और हम हर रात उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। पुलिस की वर्दी पहने हुए हम हर उस सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लिया करते थे जो अंधेरे में छिपी होती थी। कुछ महीनों के बाद हमें खबर मिली कि उसी झील के पास कुछ और अजीब घटनाएं हो रही है। आसपास के गांव वालों ने बताया कि रात में वहां अजीब आवाजें आती है और कभी कभी झील के किनारे पर रोशनी दिखाई देती है। उस रात के अनुभव के बाद मैं और रवि किसी भी रहस्य को हल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। हमें लगा कि शायद राजेश के मामले से जुड़ा कोई और पहलू छूट गया होगा, इसलिए हमने फिर से झील की ओर जाने का फैसला किया। इस बार हमने कुछ और पुलिस वालों को भी अपने साथ रख लिया ताकि कोई कमी ना रहे। हम जब झील के पास पहुंचे तो वहां की चुप्पी और अंधकार ने हमें फिर से उसी खौफनाक रात की याद दिला दी। हम धीरे धीरे झील के किनारे पर चलने लगे
और ध्यान से आसपास का निरीक्षण करने लगे। अचानक हमें झील की दूसरी ओर एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। हमने तुरंत उस ओर बढ़ना शुरू किया। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और हमें लगा कि ये कोई और संकेत हो सकता है। जब हम उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि रोशनी एक पुरानी लालटेन से आ रही थी जो झील के किनारे पर रखी हुई थी। यहाँ कोई तो जरूर है, मैंने धीरे से कहा और अपने साथी पुलिस वालों को इशारा भी किया कि वो सब के सब सतर्क रहे। हमने लालटेन के आसपास तलाश शुरू की और अचानक हमें झील के पानी में कुछ हलचल नजर आई। जब हम करीब पहुंचे तो देखा कि पानी में एक और कंकाल तैर रहा था। यह दृश्य हमारे लिए और भी खौफनाक था। हमने उस कंकाल को बाहर निकाला और देखते ही उसके कपड़े वही थे जो राजेश के पास मिले थे। दस्तावेजों में भी लिखा था। ये तो बहुत अजीब है, रवि ने कहा। लगता है कि राजेश अकेला नहीं था, इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा, हमें उस कंकाल के पास एक और पर्ची पाई जिसमें लिखा था, सच्चाई अभी भी छिपी है, हवेली की गुप्त सुरंग में जाओ। हमने तुरंत हवेली की ओर जाने का फैसला किया। जब हम हवेली पहुंचे तो हमें बेसमेंट की गहराई में जाने की तैयारी की। हमारे साथ पुलिस वाले भी सतर्क थे और हमने मिलकर हवेली के हर कोने की जांच की जो बेसमेंट की ओर बढ़ते गए। एक और गुप्त दरवाजा हमें बेसमेंट में ही मिला, हमें पहले नहीं दिखा था। हमने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक लंबी सुरंग थी। सुरंग बहुत ही अंधेरी और सरकरी थी, लेकिन हमें वहां जाना ही था। हमने टॉर्च जलाकर सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। हर कदम पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, वो भी छुपकर। सुरंग के अंदर हमें दीवारों पे अजीब चित्र और चिन्ह दिखाई दिए जो किसी पुराने और रहस्यमय संस्कृति के प्रतीक हो रहे थे। अचानक हमें सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष नजर आया। जब हम कक्ष में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हमारी सांसें थम गई। कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी वेदी थी जिसके चारों ओर कई कंकाल और बहुत सारे कंकाल थे। वेदी पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिस पर खून के धब्बे थे। ये सब क्या है? रवि ने हैरानी से पूछा। मैंने किताब उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि ये स्थान एक पुरानी शैतान का केंद्र था जहां बलि दी जाती थी। शैतान के सारे लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मासूम लोगों को बलि देते थे। हमें इन सब का पता लगाना होगा। इस शैतान के बीच बचे हुए सदस्यों को पकड़ना होगा। मैंने कहा। हमें उस कक्ष से सारे सबूत इकट्ठे किए और वापस पुलिस स्टेशन लौट आए। अगले कुछ हफ्तों में हमने गहन जांच की और शैतान के बाकी सदस्यों का पता लगाया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस रहस्य को सुलझाने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करना नहीं है, बल्कि समाज को उन खतरनाक ताकत से भी बचाना है जो अंधेरे में छिपी रहती है। इस खौफनाक रात ने हमें न सिर्फ बहादुर बनाया, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि सच्चाई की राह में डर का सामना करना ही पड़ता है। हमने अब तक कई मामले सुलझा लिए थे, लेकिन वो रात हमेशा हमारे लिए एक सबक रही जिसने हमें ये सिखाया कि असली हीरो वो होता है जो अंधेर में सच्चाई का पीछा करता है। अगर आपको ये कहानी वीडियो अच्छी लगी हो या कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।